गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 93 है। 90 डेज में हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। लगभग 1730 सवालों को हमने उसमें डिस्कस किया था। अब हमने स्टार्ट किया है रिवीजन। आज रिवीजन की हमारी क्लास 3 है। डिस्कस करेंगे आज हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न, वर्क वेजेस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन 3 चैप्टर को हमें आज डिस्कस करना है। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। नीचे वाला पार्ट है अपना वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, जहां आप डाउट अपने पूछ सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट के अंदर जो टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर आपको सारी की सारी PDF मिलती हैं, प्लस क्लासेस के लिंक मिलते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना आज की क्लास का 80 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहा? एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल साथ साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? ये रिवीजन के सेशन है। जैसा कि आप पिछले 2 सेशन देख रहे हैं, इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 घंटे की क्लास, लगभग 40 सवाल हमने पिछले 2 सेशन में डिस्कस किए हैं। फास्ट चलता है। किन के लिए है भाई? जो बच्चे डे 1 से पढ़ रहे थे 90 डेज में, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो एक बार के लिए इन चीज़ों को देख लेंगे तो सीधे सीधे उनके माइंड में ये चीज़ें चली जाएंगी। अगर छोटा मोटा कोई कन्फ्यूज़न होगा वो दूर भी हो जाएगा और स्पीड भी अपनी अच्छी मेंटेन होगी। ऐसा भी नहीं लगेगा कि कुछ किया नहीं है 1 घंटे में। और जो बच्चे अभी सीधे सीधे इनको देख रहे हैं तो उनके लिए हो सकता है समस्या आनी स्टार्ट हो जाए कि सीधे रिवीजन के अंदर इतनी स्पीड से समझ रहे हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करें या फिर क्लासेस के लिंक पड़े हुए हैं, तो सीधे सीधे जो 90 डेज का अपना प्लान था उसे आप फॉलो कर सकते हैं। चलो, 30 मिनट और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। दोनों को खोल दिया, कितनी देर में खाली होगा? 30-45 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 90। 90 लीटर की अपनी यहाँ से क्या हो गई? टंकी। अब यहाँ से ऑब्जर्व करना, पहले की इफिशियंसी 3 है, दूसरे की इफिशियंसी 2 है। 3 और 2 5, तो इसका मतलब कुल मिलाकर के 18 मिनट में ये टैंक को खाली कर देंगे। सवाल नंबर 82 की बात करें। आपका काम क्या है? सीधे सीधे जैसे ही स्क्रीन पर आपको सवाल दिखे तुरंत के तुरंत उसको रीड करें। देखो, पानी का एक नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है। नीचे लगे सिंक से उसे Q घंटे में खाली किया जा सकता है। P लेस देन Q और नल एवं सिंक दोनों खुले हों तो टब R घंटे में भरेगा। क्या करना है देखना जरा। P घंटे में एक आपका फिल करता है, Q घंटे में खाली करता है। इसकी इफिशियंसी क्या आएगी? नेगेटिव। P और Q का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? जब कुछ भी नहीं पता होता है, जैसे 3 और 5 का एलसीएम लेना है, 3 गुणा 5 लिख दिया, सीधे सीधे काम हो गया। तो हमें पता नहीं है कि P और Q में क्या कॉमन है, तो हमने एलसीएम क्या ले लिया? P इंटू में Q। पहले वाले की इफिशियंसी इसमें P का डिवीजन करेंगे तो Q आ जाएगी, और दूसरे वाले की इफिशियंसी इसमें जब आप डिवीजन करेंगे तो क्या मेंटेन हो जाएगा? ये यहाँ पर माइनस का P। माइनस क्यों लगाया भाई? माइनस इसलिए लगाया है कि ये खाली कर रहा है। फिर इसने ये कहा है कि Q की वैल्यू जो है आपकी वो बड़ी है, P की वैल्यू छोटी है। ठीक है, उसका तनाव नहीं लेना है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों नल मिलकर के कितनी देर में भरेंगे? तो इसने कहा कि R घंटे में भरेंगे। क्या करते हो? टंकी का आकार P इंटू Q, अपोन में क्या लिखा जाएगा? इफिशियंसी Q माइनस P लिखा जा सकता है। अब इसे सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई में देखना, ये वाली बात आपकी कहाँ चली जाएगी? इधर। PQ का इसमें डिवीजन होगा। ये बात जब इधर चली गई और इसमें PQ का, जैसे Q में डिवीजन करोगे, Q से Q कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/P। फिर माइनस का आपके पास P है, इसका डिवीजन करोगे, P से P कट जाएगा तो 1/Q, और बराबर क्या आ जाएगा? 1/R। ये इसका रिलेशन निकल के आ गया। चाहते तो आप इस बात को अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि इस पर हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया है और अपना उद्देश्य ये है कि इन सवालों को एग्जाम अप्रोच से कैसे डील करें। चलो भाई, 83 में क्या कहा? 3 नल A, B, C किसी टंकी को 6, 9, 12 घंटों में भर सकते हैं। B तथा C को आधे घंटे तक खोलने के बाद A को भी खोल दिया जाता है। उन तीनों नलों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना टाइम लगेगा? इजी सवाल है। सबसे पहले क्या करो? तीनों की इफिशियंसी निकालो, टंकी का आकार। तो यहां देखो, 6, 9 और 12 का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 36।
36 एलसीएम आ चुका है, मतलब 36 लीटर की अपनी क्या हो गई है टंकी। पहले वाले नल की इफिशियंसी 6 का भाग दिया तो 6 आ जाएगी, दूसरे वाले की 4 आ जाएगी, तीसरे वाले की 12 का भाग दिया तो 3 आ जाएगी। बी और सी को आधे घंटे तक इन्होंने खोला, तो 4 लीटर पानी ये डालेगा, 3 लीटर ये पानी डालेगा, 7 लीटर, तो 1 घंटे का, आधे घंटे का कितना, 7/2। तो 36 में से आप लेस कर दोगे 7/2, तो यहां से 36 लीटर की टंकी थी, इतना पानी आपने भर दिया है, तो खाली कितनी रही, 36 में से इसको आपने लेस किया, 72 आ गया, 72 में से ये चला गया तो 65/2। इस टंकी को भरना है। यहां से देखना, ए को भी खोल दिया, तीनों की इफिशियंसी 6 4 10 और 3 13 हो गई। 13 से ये कटा 5 बार, 5/2, इसका मतलब क्या आ गया, 2.5 घंटे। ये आपका हो गया यहां से रिजल्ट। ऑप्शन थर्ड अपना करेक्ट है। चलिए भाई अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84। इन सेशंस के अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अपन लोग बीच के अंदर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे इसको धूमधाम से चला रहे हैं, तो उसी पेशेंस के साथ आप भी इनको देखते रहें। हो सकता है आपको अपने टाइम का इंपॉर्टेंस ना समझ में आए, लेकिन मुझे उन बच्चों का जो एकदम सीरियस है कि भाई जॉब चाहिए ही चाहिए इस बार, वरना तो पता नहीं जीवन के अंदर क्या हो जाएगा, जी जान से लगे हुए हैं, तो बिल्कुल मैं आपके टाइम की वैल्यू करता हूं और आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। यहां पर देखना क्या कहा अगले सवाल में, 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप है, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर सकती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। देखना जरा, यहां से ऑब्जर्व करना, 60 75 और 50 सबका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 300 लीटर की आपकी टंकी है। अब देखना जरा, तीनों को जब पहले की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी निकालेंगे तो 300 में भाग दिया 60 का 5 आ गई, 75 का भाग दिया तो बी की इफिशियंसी 4 आ गई, तीनों की एक साथ निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। लेकिन आपको ये पता है कि इन तीनों के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, 5 + 4 दोनों नल और तीसरा खाली कर रहा है, तो अगर दोनों की इफिशियंसी 9 है और तीसरा खाली कर रहा है और फाइनल रिजल्ट अपना कितना निकल रहा है, 6 इफिशियंसी में, तो खाली करने वाले की इफिशियंसी कितनी हो गई आपकी, 3। 300 लीटर की टंकी को 3 से भाग दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा नल इसे 100 मिनट में खाली कर देगा। चलिए भाई अगले सवाल की बात करें तो देखना जरा, एक नल 3 घंटे में एक टैंक भर सकता है, एक रिसाव 5 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। यदि नल और रिसाव जो आधा बंद था, रिसाव क्या है आपका, आधा बंद था, को खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। देखो 3 और 5 का एलसीएम क्या आ गया, 15। जो भर रहा है उसकी इफिशियंसी यहां पर कितनी है भाई, 3 का भाग दे दोगे तो 5। जो खाली कर रहा है उसकी इफिशियंसी क्या है, 5 घंटे में खाली करता है, 15 में 5 का भाग दिया 3, लेकिन शर्त ये कहती है कि उसे आधा बंद कर रखा है, तो इसका मतलब 3 लीटर पानी वो बाहर निकाल रहा था, अब क्या करेगा, 3/2 लीटर ही पानी बाहर निकाल पाएगा, तो -3/2, ये भर रहा है ये खाली कर रहा है। 5 × 2 10 में से 3 चला गया, कितना बचा अपने पास, 7, 2 ऊपर चला गया तो 30 और डिवीजन करोगे 7 4 28, 2/7 घंटे। ये आपका यहां से हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। चलिए भाई सवाल नंबर 86 की बात कर लेते हैं। 86 में क्या कहा, पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 AM पर चालू किया जाता है, 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है, बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली होगा, देखना ए क्या करता है भाई 1 घंटे में, और बी क्या करता है 2 घंटे में, और सी भरे हुए को क्या करता है 1 घंटे 15 मिनट, 1/4, तो ये क्या आ जाएगा 5/4 आर में। 5 का 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 10। पहले की नल की इफिशियंसी 10 आ गई, 2 का भाग दोगे दूसरे की 5 आ गई, इसका भाग दोगे 5/4, 5 तो इससे कट जाएगा 4 ऊपर, तो ये कितनी आ जाएगी 8, लेकिन ये क्या होगी नेगेटिव, खाली कर रहा है। 10 लीटर की टंकी है, ये हर घंटे में 10 लीटर पानी डालेगा, ये 5 डालेगा और ये 8 लीटर पानी खाली करेगा। ए और सी को सुबह 9 बजे चालू किया जाता है, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दें। देखो ए को और इसने सी को चालू किया,
ये 10 लीटर पानी डालेगा और ये 8 लीटर बाहर कर देगा। तो हर घंटे टंकी में कितना पानी गया? 2 लीटर। 2 घंटों में टंकी में पानी कितना चला गया है? 4 लीटर। टंकी 10 लीटर की है, 4 लीटर भर चुका है, तो टंकी में अब और कितना पानी भरना है हमें? 6 लीटर। ए को बंद कर दिया है, बी को चालू कर दिया। बी को इसने चालू किया तो क्या कहा? टैंक कब खाली होगा? अब देखना, बी 5 लीटर पानी डालेगा, ये 8 लीटर बाहर कर देगा। क्लियर है? एक मिनट, थोड़ा सा मामला बिगड़ गया है। भरा तो जाएगा ही नहीं ना, खाली होगा। तो देखना जरा, 4 लीटर इन्होंने पानी डाल दिया। लास्ट वाली बात मैं भूल गया था, टैंक कब खाली होगा? तो पहले तो खाली था ही, उसको भरा गया है। अब देखना क्या होगा, इसको हमने बंद कर दिया, ये 5 लीटर पानी डालेगा, ये 8 बाहर निकाल देगा, तो हर घंटे क्या होगा? 3 लीटर पानी बाहर जाएगा। तो इफिशियंसी का डिवीजन कर दो 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/3R। ये आपका आ गया रिजल्ट। ठीक है, कितने बजे तक की बात कर रहा है? 9 से 11 बजे तक तो वो काम हुआ। 11 में 1 घंटे और 1/3, 60 से गुणा करोगे 20 मिनट, तो इसका मतलब 12:20 पर आपका जो टैंक है वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जो भरने वाले की इफिशियंसी ज्यादा होती तो उस केस में क्या होता? टंकी भरती और 6 लीटर बचा हुआ था तो उसे हम लोग भरने में काम में लेते। देखो, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, उन्हें कुल मिलाकर के 800 रुपए मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है? देखो, जब वर्क एंड वेजेस आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि पैसे मिलते हैं काम करने के। अगर 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी, 50 आदमी शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहे हैं तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दो? उनकी इफिशियंसी के हिसाब से। क्योंकि मान लो जैसे एक आदमी हर रोज 5 पेड़ लगाता है, एक आदमी हर रोज 3 पेड़ लगाता है। अब एक पेड़ के लगाने के 100 रुपए मिलते हैं तो 5 वाले को 500 मिलेंगे, 3 वाले को 300 मिलेंगे। कोई कह दे 800 रुपए में से इनके पैसे बताना, तो आप सीधे इनकी इफिशियंसी क्या है? 3:5, उसी रेशियो में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो पैसे मिलते हैं काम करने के। लोग अगर शुरुआत से अंत तक साथ साथ बने हुए हैं तो सीधा सा लॉजिक है, इफिशियंसी के अंदर उनके पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। और जब चीजें ऊपर नीचे चल रही हो तो क्या करें? इफिशियंसी फाइंड करें, किसका कितना काम बनता है उसका रेशियो लें और उसके हिसाब से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। अब यहां पर देखो, 5 दिन इन्होंने काम किया। चलो, पुरुष और लड़के की इफिशियंसी, जो आदमी है उसकी इफिशियंसी बॉय के कंपैरिजन में कितनी है? 3 गुना। लड़का 1 पेड़ लगाता है तो ये कितना लगा लेता है? 3 पेड़। अब एक बात बताओ, ये 3:1 में काम करेंगे, टोटल काम इनका कितना होगा? 4 की वजह से 800 रुपए मिलेंगे और हमें टारगेट करना है लड़के को। 4 काम किया, 800 रुपए मिले, 200 से गुणा किया, इसका मतलब लड़के को कुल कितने रुपए दिए जाएंगे? 200 रुपए। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि लड़के की डेली वेजेस कितनी मिली? तो सीधी सी बात है, 5 दिन काम किया है तो 5 का डिवीजन कर दोगे तो लड़के को हर रोज 40 रुपए यहां से मिलते हैं। ये क्या है कि कल शायद 1-2 बच्चे कंप्लेन थी कि सर दिखाई नहीं देता। देखो, सर्दियां आ गई हैं तो इसके अंदर क्या है, इनकी इंक जम जाती है। ठीक है, ये वैसे आपके स्टैंडर्ड मार्कर होते हैं जो नॉर्मल होते हैं उनके कंपैरिजन में। अब ये भी इतना प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते। अब गर्मियों का टाइम होता है तो ये धूमधाम से चलते हैं, अब इनके साथ थोड़ा थोड़ा इश्यू है, तो कुछ कोऑपरेट करो। देखो, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4,500 रुपए में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से इन्होंने काम को 4 दिन में पूरा कर दिया। आप इफिशियंसी निकाल लो। इफिशियंसी कैसे निकालोगे भी? 8, 12 और 4 का एलसीएम लिया तो आपके पास कितना आ जाएगा? 24। कि मान लो 24 पेड़ लगाने हैं, एक 8 दिन में लगा सकता है, हर रोज इफिशियंसी कितनी है? 3। बी 12 दिन में लगा सकता है, हर रोज इफिशियंसी कितनी? 2। सी 4 दिन, सी की सहायता से 4 दिन में, तो तीनों की इफिशियंसी 4 का भाग दोगे तो कितनी आ जाएगी? 6। ए की इफिशियंसी 3, बी की 2 और तीनों की 6, तो सी की कितनी भाई? 1। तो ये लोग हर रोज 3:2:1 में काम करेंगे शुरुआत से अंत तक। किसी की सहायता से इन्होंने काम 4 दिन में पूरा कर लिया, मतलब चारों दिन तीनों ने काम किया है। 3 पेड़ इसने लगाए, 2 इसने लगाए, 1 इसने, 3, 2, 5 और 1 6। 6 की वजह से कितने पैसे मिले भाई इनको? 4500 रुपए मिले। 6 की वजह से इनको पैसे मिले हैं 4500 मिल गए। किससे मल्टीप्लाई किया तो देखना जरा, 7 का भाग 7, 5, 75, 750 से। सी का हिस्सा क्या था?
1 को 750 से करोगे तो असल में देखा जाए तो आपका 750 ही यहां से क्या रिजल्ट हो गया। चलिए सवाल नंबर 89 पर आ जाते हैं। 89 को देखना जरा, क्या कहा। 3 व्यक्ति एक काम को 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें से पहला व्यक्ति उस काम को 8 दिन में, दूसरा 12 में, तीसरा 16 दिन में। वे सब मिलकर चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। 8, 12, 16 और 3 का सबका आपको एलसीएम लेना है। 8 और 12 का लोगे तो 24 आ जाएगा, 24 और 16 का लोगे तो 48 आ जाएगा, 3 और 48 का तो 48 मेंटेन है। मैं सीक्वेंस में इफिशियंसी लिख रहा हूं। सारा का सारा काम आपने 48 माना। पहले आदमी की इफिशियंसी 8 का भाग दिया 6, दूसरे की 12 का भाग दिया 4, तीसरे की 16 का भाग दिया 3। तीनों ने 4 लोगों ने 3 दिन में काम किया तो सबकी इफिशियंसी 3 का भाग दोगे तो 16, 6 इसकी, 4 इसकी, 3 इसकी, टोटल 13। तो बचे हुए चौथे आदमी की इफिशियंसी कितनी हो गई 3, 16 होना चाहिए। पैसे कितने मिले हैं 1200। अब देखना 6, 4, 10, 3, 13, 14, 15, 16। 16 की वजह से पैसे मिले हैं 1200। किसकी वजह से? 16 की वजह से पैसे मिले हैं 1200। किससे गुणा किया है? चलो भाग दे देते हैं। 1200 में किसका भाग दिया आपने? 16 का। और आपसे क्या कहा? चौथे आदमी को कितने पैसे मिलेंगे? तो 3 से गुणा कर दिया। डिवीजन कर ले। 16 6 96, 16 7 आपका 112, 8 बचा, 16 5 80, 3 से 15 21 और 1 आपका 22। तो इसको कितने रुपए मिल गए? 225। आप चाहते तो यहां भी डिवीजन कर सकते थे 1200 में 1600 का और उसको सीधे सीधे 3 से गुणा कर लेते। इन चीजों को थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करना। एग्जाम अप्रोच में क्या है, जब भी आप एग्जाम में इन सवालों को डील करते हैं तो इतना कुछ लिखने की नीड होती नहीं है। पहले जब आपको पढ़ाया था तो हर चीज को खोल खोल के भी बताया था। थ्योरी का जो भी सेक्शन था उस पर भी डिस्कशन किया था हमने एकदम डिटेल में। अब यहाँ प्रयास ये रह रहा है कि अगर टिपिकल चीज नहीं है तो सीधे सीधे मैं आपको एग्जाम अप्रोच से गो थ्रू करवा ले जाऊं। अदरवाइज हम थोड़ा थोड़ा उसका थ्योरी का सेक्शन भी देख लें। देखो ए, बी और सी ने 1800 रुपए का एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन काम किया। उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? देखो ए को हर रोज 5 रुपए मिलते हैं, दैनिक मजदूरी वाली बात चल रही है। बी को कितने मिलते हैं? हर रोज 6 रुपए। सी को कितने मिलते हैं? 4। ए ने देखो 6 दिन काम किया, हर रोज 5 के हिसाब से 30 रुपए मिलेंगे। एक्चुअल वैल्यू के साथ तो बाद में कंपेयर करेंगे। बी ने 4 दिन काम किया, हर रोज 6 रुपए मिलते हैं तो 4 गुणा में 6 24 रुपए। सी ने क्या किया? 9 दिन काम किया, हर रोज 4 रुपए मिलते हैं तो इससे 36 रुपए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 से कट रहा है, 5:4:6। तो कुल मिलाकर के इनको 15 रुपए मिले। असल में इनको 15 ना मिल करके कितने मिले हैं? 1800। 15 12 180 होता है, एक लग गया आपको 0। 120 से गुणा किया। ए को कितने रुपए मिलेंगे? 120 से गुणा कर दोगे तो ये कितने आ जाएंगे हमारे? 600 रुपए। लिखा जा सकता है। चलो भाई सवाल नंबर 91 की तरफ मूव करते हैं। 91 में देखो इसने आपसे क्या कहा। एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपए मिलेंगे और प्रत्येक अनुपस्थिति के लिए उसे 15 रुपए का जुर्माना देना होगा। 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए दिए तो वह कितने दिन काम से अनुपस्थित रहा? देखना, एक बात बताओ, अगर वो 20 दिन लगातार काम करता तो उससे कितने रुपए मिलते? 20 गुणा 75। ठीक है। अगर वो एक दिन नहीं आता तो उससे कितने का लॉस होता है? तो आप कहेंगे 15 रुपए का जुर्माना। नहीं, उसे लॉस क्या होगा? 75 रुपीज तो उसकी जो डेली की सैलरी है वो नहीं मिलेगी, प्लस 15 रुपए उसे जो पहले कमा रखे हैं उनसे भी पे करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के एक दिन का उसका लॉस है 75 + 15 मतलब 90 रुपए का। मैं मान लेता हूं कि ये x दिन नहीं आया तो हर रोज 90 के हिसाब से इसे लॉस हुआ। हर रोज आता तो 20 दिन में ये पैसे मिलते, x दिन एब्सेंट था तो ये पैसे उसके लेस हो गए और उसे कुल मिले कितने? 1140 रुपए। चलो जीरो सब में है तो गुणा करके सोल्व कर लो। कैंसिल आउट कर दिया। 150 में से 14 लेस किया तो कितना आ जाएगा आपका? 36 बराबर, ये उधर चला जाएगा 9x। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। पूछा क्या था कि आदमी या वो मजदूर कितने दिन एब्सेंट था, तो आपका रिजल्ट आ गया वो 4 दिन एब्सेंट था।
चलो ये अपना हो गया यहाँ तक वर्क एंड वेजेस। परसेंटेज डिस्कस कर लिया है, प्रॉफिट लॉस डिस्कस कर लिया है, टाइम एंड वर्क कर लिया, पाइप एंड सिस्टम कर लिया, वर्क एंड वेजेस कर लिया। आज के और अगला जो पार्ट है अपना वो क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखो रेशियो का यूज क्या होता है कंपैरिजन के अंदर। कंपैरिजन किसका होता है, जो सेम टाइप की आपके पास यूनिट्स होती हैं उन्हीं का। जैसे एग्जांपल दिया 2 दिन का 10 दिन के साथ कंपैरिजन संभव है, 4 घंटे का 3 दिन के साथ भी संभव है। कैसे, 4 घंटे हैं और 3 दिन, 3 दिनों को क्या करो घंटों में डिस्ट्रीब्यूट कर, घंटों में कन्वर्ट कर लो, 3 गुणा में 24 करके। कंपैरिजन पॉसिबल है टाइम का टाइम के साथ, लेकिन 5 दिन का 10 किलोमीटर के साथ नहीं कर सकते। ऐसी कोई यूनिट नहीं है जो किलोमीटर को डेज में बदल दे या डेज को किलोमीटर में बदल दे। तो जो सेम टाइप की क्वांटिटी होती है या सेम टाइप की जिनकी यूनिट होती है उन्हीं का कंपैरिजन कर सकते हैं। डिस्टेंस का कंपैरिजन डिस्टेंस से होगा, डिस्टेंस चाहे मीटर में हो, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किसी में भी हो। ऐसे ही टाइम चाहे सेकंड में हो, मिनट में हो, आवर में हो, डेज में हो, ईयर्स में हो, कंपैरिजन हो सकता है। एक तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या कहा था कि सभी अनुपातों को या रेशियोज को एक ही संख्या से गुणा या भाग कर दें तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन सेंस लगाओ भाई, 3 अनुपात आपके पास 5 है, दोनों को 2 से गुणा कर दूं तो 6 अनुपात 10 आ जाएगा। असल में 2 से फिर काट दो, क्या फर्क पड़ा। ऐसे इसमें 2 का भाग भी दे दूं दोनों तरफ, 2 से 2 फिर कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो को जितने भी होते हैं, जैसे 3 लोगों का एक साथ रेशियो दे रखा है तो तीनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या एक ही नंबर से डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं पहले अपना प्रोपोर्शन या फिर समानुपात। फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। आपका जो प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती होता है ये तो एक सिंपल सा अलग टाइप का ही पैटर्न है। चतुर्थ अनुपाती है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहां से निकल के आता था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, गुणोत्तर श्रेणी। थोड़ा सा इसको भी समझ लेना। जीपी क्या है, जैसे ये आपके पास 3 है, फिर आपके पास 6 है, ये 12 है, फिर 24 है, फिर आपके पास 48 है, ये आपके पास 96। ये क्या है जीपी। यहां से यहां जाते हो तो देखना जरा आपने 2 का गुणा किया है, 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है। ऐसे ही अगर आप इन दोनों का रेशियो लेना चाहें 3:6 क्या हो जाएगा 1:2। ऐसे ही 6:12 आप लिखेंगे लगातार लेफ्ट टू राइट तो क्या आ जाएगा 1:2। 12-24 में भी क्या आ जाएगा 1:2। या फिर इससे आप ऐसे लिख सकते हैं 3/6, पहले का दूसरे के साथ क्या आ गया 1/2। ऐसे ही दूसरे का तीसरे के साथ लिखेंगे तो भी 1/2। ऐसा ही तीसरे का चौथे के साथ लिखेंगे तो भी आपका 1/2, और ये आपका आगे तक चलता जाएगा। आपको ये सिखाया था कि असल में देखा जाए तो जब वो फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है, इसका मतलब उसने क्या किया, इसी जीपी को मान लो उठाया और आपसे पूछ लिया कि 6 और 12 का प्रथमानुपाती क्या होगा। इसका मतलब पहले पार्ट पर जो बात थी उसने उसको गायब कर दिया तो आप उसे लिखेंगे। अब आपको ये पता है कि ये जो चीजें थी ये सारी की सारी कहां से उठाई गई हैं, जीपी से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। इसको सोल्व करने का तरीका क्या था, आपको मैंने सिखाया था कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन फॉर्मूले से नहीं करेंगे, सीधे सीधे कर देंगे। मिड प्रोपोर्शन बिल्कुल हम सीधे सीधे फॉर्मूले से ही करेंगे क्योंकि √AB सबसे इजी फॉर्म होता है। फॉर्मूले डिजाइन करने आपको सिखा दिए थे थ्योरी के अंदर। फॉर्मूले हालांकि एग्जाम में पूछता नहीं, बहुत रेयर चांस है, लेकिन सिखा दिया, मेरे ख्याल से डिजाइन कर दोगे। कैसे सोल्व करना है, देखो यहां से यहां गए, 2 का भाग किया तो इसका मतलब यहां से यहां जाओगे 2 का भाग, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना आ गया 3। ऐसे ही कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये 3 टर्म है और आपसे कह दे कि 6 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तीसरा। तो जैसा कि आपको नाम दिख रहा है आप क्या कहोगे कि 6, 12 और थर्ड तीनों को अगर एक साथ लिख देते हैं तो ये किस में आ जाते हैं, जीपी में। अगर ये जीपी में आ गए तो क्या करोगे, 6 से डबल किया 12 तो 12 का भी डबल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 24। ठीक है। मिड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, मिड प्रोपोर्शन में आपको ये कहेगा कि जैसे 3 और 12 इसका बीच का क्या पार्ट था 6, तो क्या कह देगा कि 3 और 12 का आप निकाल के बताओ मिड। एक तरीका तो ये कहा था कि 3x और 12 सीधे सीधे लिख लो, तो जो रेशियो 3 और x का है वही किसका रहेगा, x और 12 का। यहां से x² 12 गुणा 3 36, तो x बराबर 3 गुणा में 12 मेंटेन होगा।
मिड प्रोपोर्शन के लिए दो वैल्यू आपको दी जाएंगी और सीधे सीधे मिड प्रोपोर्शन आप ध्यान रखेंगे क्या होगा, √AB। तो इसे आप सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट क्या दे देगा आपको, 6 का। ये आप फॉर्मूले से करेंगे, तरीका आपको बिल्कुल बताया गया है, यहां भी एक्सप्लेन किया है। जीपी वाला कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को पता है उसे ना तो कोई फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला एग्जाम में पूछ भी लेगा तो भी कोई समस्या नहीं है, आप डिजाइन कर सकते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे इस पैटर्न की एक जीपी है, इसमें क्या हो रहा है, चीजें डबल हो रही हैं। ऐसे ही एक जीपी और बना ली, 5, 10, 20, 40, 80। इस जीपी में भी क्या हो रहा है, जस्ट मामला डबल हो रहा है। तो इनका मतलब इस जीपी और इस जीपी का जो रेशियो चलता है टर्म्स का, वो क्या चलता है, सेम। आपको क्या कहेगा, एक जीपी है जिसके अंदर, जैसे ये पूछता है सवाल, 3, 6 व 5 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो आपको क्या रीड करना है कि 3 और जो 6 है वो आपकी एक पहली जीपी है, 5 और जो फोर्थ है वो आपकी क्या है, सेकंड जीपी है। लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों के अंदर जो आपकी कॉमन बात है वो इनका रेशियो। जैसे पहले जीपी में 3 से 6 हुआ जस्ट डबल, वैसे ही दूसरी जीपी में भी क्या होगा, 5 से जस्ट डबल। तो रिजल्ट क्या दे देगा, ये 10। 3 से 6 जैसे हुआ वैसे ही 5 से 10 हो गया इसके अंदर। तो ये चीजें आपको किस में ध्यान रखनी थी, प्रोपोर्शन के अंदर। ये चीजें हमने समझ ली कि अगर आप प्रोपोर्शन के सवाल करना चाहते हैं तो आप बाई फॉर्मूला भी कर सकते हैं, बाई कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। फॉर्मूले डिजाइन करने आपको सिखाए थे, कॉन्सेप्ट एक बार के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्चुअल में क्या था। जीपी से ये सारा का सारा मामला आपका निकल के आया है प्रोपोर्शन का। कुछ सवाल कर लेते हैं। देखो 18 और 90 का तृतीयानुपाती, इसका मतलब 18 पहली टर्म है, 90 दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म इसकी गायब है। क्या करोगे, तीनों को जीपी में मानोगे। 18 से 90 गए 5 गुना, 90 से 5 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 450। ऑप्शन बी करेक्ट। फिर देखना 24 और 96 का प्रथमानुपाती, इसका मतलब पहली टर्म गायब है, फिर 24 है, फिर 96 है। तो इसमें क्या है, इधर से इधर ले आओ तो इजी रहेगा। 96 से 24 में आए, किसका भाग दिया, 4 का। ऐसे ही 24 में फिर 4 का भाग दे दो। 96 से 24 में आए, 4 का भाग दिया, 96 में 4 का भाग दिया, 24 आ गया। 24 में 4 का फिर भाग दोगे तो मेंटेन क्या हो जाएगा, 6। ये इनको सोल्व करने का तरीका है। 93 में इसने क्या कहा, 4 और 16 का मध्यानुपाती, √AB करना है। 16 गुणा 4 64, अंडर किया तो रिजल्ट 8 आ गया। 12 और 48 का मध्यानुपाती, तो देखो 12 गुणा में 48 अंडर करना है। 12 लिखा, 48 को क्या लिखो, 12 गुणा 4, तो अंडर में 12 गुणा 12 है, 12 बाहर आ जाएगा, 4 बचा, 4 का अंडर 2, तो 12 गुणा में 2 आपका रिजल्ट हो जाएगा 24। फिर इसने क्या कहा कि 12, 36, 18 का चतुर्थ अनुपाती, क्या है, 12 और 36 एक जीपी है, 18 और जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो एक आपकी जीपी है, लेकिन दोनों जीपी का रेशियो सेम चलेगा। तो जैसे यहाँ 12 से 36 हो रहा है 3 गुना, वैसे ही 18 का 3 गुना करोगे तो रिजल्ट क्या दे देगा, 54। फिर क्या कहा, देखो 45, 9, 55 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। 45 से 9 बनाया, कैसे बनाया होगा, 5 का भाग दिया। वैसे ही दूसरी जीपी में 55 में भी 5 का भाग दोगे तो आपका रिजल्ट क्या मेंटेन हो जाएगा, 11। चलो भाई सवाल नंबर 97, आपसे कहा कि 3 + √2 और 12 - √32 का मध्यानुपाती क्या होगा। सोल्व करके देखोगे तो आपको पता है कि रिजल्ट सारे के सारे एग्जैक्ट आ रहे हैं। तो यहां पर देखना 3 प्लस आपके पास क्या है, √2। अगला जो पार्ट है 12 - √32, अब इसको सोल्व करना है। तो क्या कर लें भाई, 32 को लिखो 16 गुणा 2, 12 को लिखो 4 गुणा 3, 4 आपका कॉमन आ जाएगा यहां पर। तो यहां क्या बचेगा, 3 - √2, 16 की वजह से 4 बना, बाहर आ गया। अब देखना जरा क्या होगा, 4 की वजह से तो 2 बाहर चला गया, a + b × a - b, a² - b², 9 में से 2 चला गया, कितना बचा, 7 अंडर रूट में। ये जो ऑप्शन बी है ये एक्चुअल में देखा जाए 2√7 है। अब वो प्रिंटिंग के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है तो इसको चेंज कर देना। 98 का देखना भाई सवाल, क्वेश्चन नंबर 98, क्या कहा, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य 16 है और तृतीयानुपाती 128 है, x और y का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बाई ऑप्शन की हेल्प ले लो। बेटर क्या रहेगा, जैसे थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, 128। अब देखो पहला ऑप्शन 8 से 16 में गए, तीसरा निकालोगे तो 16 गुणा 2 32। ऐसे ही देखो 16 से 32 में गए, ऑप्शन बी डबल किया तो 32 का 64, ये भी नहीं है। 8 से 32 के अंदर चले गए, 8 से 32 के अंदर चले गए 4 गुना,
फिर आगे देखना 32 को भी 4 से करोगे 128, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी फिर नहीं मैच हो रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते तो क्या करते, अंडर रूट एक्स वाई निकाल लेते और वो क्या होता हमारा मिड प्रपोर्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 99, दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका औसत अनुपाती, औसत अनुपाती क्या होगा, दोनों का एडिशन करोगे, सॉरी मीन प्रपोर्शन, दोनों का एडिशन किया और दो का भाग कर दिया। तीसरा अनुपाती 144 है। सीधे सीधे देखो, पहले तो ऐड करो, 6 और 42 को जोड़ा, हाफ किया, क्या 18 आया, नहीं आया। तो यहां पर देखना जरा, एक मिनट क्या गड़बड़ की हमने, सच दैट देयर मीन प्रपोर्शन, एक मिनट देखना भाई थोड़ा सा। थर्ड प्रपोर्शन से अगर हम लोग चेक करें, 6 गुणा 7 42, 42 का 7 गुणा 144 नहीं आ रहा। बी ऑप्शन का 9 गुणा 4 36, 36 को 4 से किया 144, ये करेक्ट है। 3 को हमने 6 से गुणा किया, 18 बना, 18 गुणा 6 108, ये भी गलत है। 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 2 24, ये करेक्ट है। देखो फिर इसका मतलब ये हुआ अपना मीन प्रपोर्शन ना होकर के उसे कर देना आप मध्यानुपाती, तभी ये बात जस्टिफाई करेगी। कैसे, 18 आपका मिड प्रपोर्शन या मध्यानुपाती निकलेगा तो अंडर रूट ए भी करेंगे। तो ऑप्शन बी में देखो, अंडर रूट में 9 गुणा 36, 9 की वजह से बाहर 3 आ गया, 36 की वजह से 6 आ गया, 6 गुणा 3 18, जस्टिफाई हो गया। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देना भाई। चलो अब एक बात आपके पास निकल के आती है, वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो, अनेक अनुपातों से एक अनुपात। सवाल नंबर 100, इसके अंदर देखो आपको क्या सिखाया था कि जब भी मान लो दो लोग हैं, ए और बी की इनकम का रेशियो 2:3 है, आप इसे चाहें तो ऐसे लिख दें, आप चाहें इसे a बाई बी इक्वल्स टू में 2/3 लिख दें, आपका मन करे तो a बाई में 2 और b बाई में 3 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बात को हमने ऐसे लिख दिया, 2 इधर आ गया, b ऊपर चला गया, 3 नीचे था। अगर 3 लोग हैं आपके पास, a रेशियो b रेशियो c रेशियो 2:3:4 है, एक तो इनका रेशियो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, एक दूसरा, ये तो नॉर्मल पैटर्न हो गया, इक्वल का साइन लगा है तो ये इनका क्या होता है, इक्वेशन का फॉर्मेट। 3 लोगों के लिए अगर आप ऐसे इक्वेशन बनाना चाहें, a बाई बी बाई सी 2/3/4, ऐसा कहीं भी आपने नहीं देखा होगा, ये पैटर्न गलत है। तो फिर क्या करें, इस पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हो, ए के अपोन में उसका रेशियो, बी के अपोन में उसका रेशियो और सी के अपोन में उसका रेशियो। ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशियो। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, आपको दे दिया कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है और आपसे पूछ ले a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अगर आपको ये बात नहीं पता है कि जब इक्वेशन का फॉर्मेट बनता है जिसमें इक्वल का साइन लगता है, उसमें a के नीचे लिखा हुआ नंबर उसका रेशियो, b के नीचे लिखा हुआ उस नंबर उसका रेशियो और a b c के ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कहेंगे a b c का अनुपात 2 3 4, ये तो गलत हो गया। क्या करना है, 2 3 और 4 सबको हटाना है, तो सबका एलसीएम कितना आया, 12। तो क्या करो, सभी के अंदर 12 का डिवीजन कर दो। 12 का डिवीजन करोगे तो a के अपोन में क्या बचेगा, 6 और b के अपोन में क्या बचेगा, 4, c के अपोन में क्या बचेगा, 3। तो आप कह सकते हैं a रेशियो b रेशियो c आपका क्या आ जाएगा, 6:4:3। एक तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशियो आपका क्या होता है। दूसरा, वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो के अंदर जैसे आपको ये कह रहा है, जैसे ये कहता है a अनुपात b बराबर 2:3 है और b अनुपात c जो है आपका वो आपको दे दे मान लो 4:3, ठीक है, इस टाइप से आपसे पूछ ले a रेशियो b रेशियो c क्या है। एक तो तरीका ये बताया था कि मीडिएटर को क्या कर दो भाई आप इक्वल, 3 और 4 का एलसीएम लोगे 12 आएगा, तो इसको भी 12 बनाओ, इसको भी 12, तो ऊपर वाले पार्ट में 4 का गुणा करोगे तो 8:12 बनेगा, 2:3 मेंटेन है। नीचे वाले में 3 का गुणा करोगे तो 12 अनुपात इसे भी करना पड़ेगा 9। अब देखना, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू दोनों ही जगह क्या है 12 और c की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या मेंटेन है 9। लेकिन हमने क्या सीखा था कि ये आपकी कोई सटीक एग्जाम अप्रोच नहीं होती है, ये पैटर्न आपका टाइम किल करता है। दूसरा तरीका क्या था भाई, a रेशियो b रेशियो c,
मीडिएटर जो जो कॉमन है इन दोनों में बी कॉमन है, बीच में रख लिया। अगर आगे एक पैटर्न और होता सी रेशियो में डी, तो वहां पर आगे डी आपका आ जाता। क्या कहा था, 2 और 3 है लिख लिया, 4 और 3 है लिख लिया। अब आपको या तो लेफ्ट में या राइट में जगह खाली मिलेंगी। अगर लेफ्ट और राइट दोनों में जैसे ये होता, यहां अगर हमने लिख लिया तो इसका मतलब 2 के राइट में भी जगह खाली है, 3 के लेफ्ट में भी जगह खाली है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। किसी भी नंबर के या तो लेफ्ट साइड में जगह खाली मिलती है या राइट साइड में। ये क्या बता देता था आपको कि आपने इसको रिप्रेजेंट करने में कोई भी गलती नहीं की। अब क्या करना है, लेफ्ट या राइट से नंबर उठा के सीधे सीधे यहां पर रखते जाओ। ऊपर से नीचे गुणा किया, रेशियो क्या आ गया, 8:12:9 लिखा जा सकता है। लेकिन ये भी अपना एक प्रॉपर मेथड नहीं था, ये भी आपको आना तो चाहिए, लेकिन इससे टाइम नहीं बचता है। फिर हम किस मेथड पर आए, देखो दोनों में कौन है मीडिएटर, बी। तो आपने क्या देखा था, ये पैटर्न फॉलो कर लो। पहले को दूसरे के मीडिएटर से गुणा किया, पहले की वैल्यू आ गई। मीडिएटर को मीडिएटर से गुणा किया, मीडिएटर की वैल्यू आ गई, जो क्या है आपका बी। फिर देखना ये वाला जो सी है, इसको दूसरे वाले पार्ट के मीडिएटर से गुणा करोगे। ये सी है, इसको दूसरे पार्ट के मीडिएटर से गुणा करोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ये सबसे सटीक तरीका था, ठीक है। अब इसमें भी अगर जिस बच्चे की मीडिएटर वाले कॉन्सेप्ट पर अच्छी कमांड है, वो सीधे सीधे ही रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकता है। जैसे इसने आपसे क्या कहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करके बताओ। आपको क्या दिया, ए रेशियो सी और बी रेशियो सी। यहां साफ साफ पता चल रहा है कि मीडिएटर कौन है, सी। पहले में ए है, दूसरे के मीडिएटर से गुणा होगा। ए की वैल्यू 4 है, दूसरे का मीडिएटर 12 है, तो 4 × 3 ए की वैल्यू 12 हो गई। फिर बी देखना, बी कहाँ है, दूसरे वाले पार्ट में, और वैल्यू क्या है 4। पहले का मीडिएटर सी है, मतलब दोनों में मीडिएटर क्या है 5, या फिर सॉरी दोनों का मीडिएटर क्या है आपका सी। अब दूसरे में जो बी है वो 4 है, उसको पहले वाले मीडिएटर से गुणा करोगे तो 4 × 5 क्या हो जाएगा आपका 20। फिर देखना मीडिएटर सी पहले में और दूसरे में, तो मीडिएटर का मीडिएटर से गुणा करोगे, 5 × 3 15। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हुआ, यहां से ऑप्शन आपका हो गया बी। ये अगर आपको अप्रोच आती है इस पर, हालांकि वहां पर कई सारे सवाल आपको करवाए थे, ये अगर आपको पैटर्न पता है, 3 लोगों का रेशियो आप तुरंत के तुरंत बना सकते हो। चलो और आगे चलते हैं। देखना P और Q का रेशियो दे दिया, R और P का रेशियो दे दिया। P और Q, P रेशियो Q रेशियो R पूछा, जिस सीक्वेंस में पूछा उसी में आंसर बता देते हैं। दोनों में मीडिएटर क्या है, आपको दिख रहा है P मीडिएटर है। पहले P का ही रेशियो निकालना है, तो पहले का मीडिएटर P दूसरे के मीडिएटर P से गुणा होगा। 9 × 3 क्या आ जाएगा आपके पास 27। P की वैल्यू, Q की वैल्यू आपको लिखनी है। Q क्या है, पहले में वैल्यू कितनी है 5, दूसरे के मीडिएटर P 3 से गुणा किया, 5 × 3 15 आ गया। R दूसरे पार्ट में है, पहले के मीडिएटर से करोगे 9 × 2 18। 3 से आपको कटता हुआ दिख रहा है, 9:5:6 आपका रिजल्ट आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब एक बात और पूछता है आपसे कि इनवर्स रेशियो क्या होगा, विलोम अनुपात आपसे पूछता है, 2:3:4 का बताना है। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या हुआ, इन्हें आप लिख लो 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/5। क्या ये गलत है, ये रेशियो चल जाता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऑप्शंस आपको सिंप्लीफाई करके दिए जाते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, सभी को एक ऐसे नंबर से गुणा करो कि नीचे वाला पार्ट हट ही जाए। सही ये भी है, कोई सवाल में अगर आप इसे यूज करके सोल्व करेंगे तो भी वो सही होगा, लेकिन सिंप्लीफाई भी तो करना होता है। तो हमने क्या सीखा था, सभी रेशियोज को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रेशियोज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किससे गुणा करें, 5 3 15, एलसीएम 30 से 30 का गुणा कर दिया, 15 आ गया, 10 आ गया और आपके पास 6 निकल के आ गया। ऑप्शन बी यहां से अपना करेक्ट हो गया। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर अपना 103। एक मिनट, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है स्क्रीन से, पेशेंस बना के रखें भाई, जी जान लगा दो, स्पीड इसीलिए मेंटेन कर रखी है। देखो ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, ये दे दिया। और क्या पूछा, ए रेशियो डी, फर्स्ट वर्सेस लास्ट है। इसका भी कॉन्सेप्ट सिखाया था कि सबके फर्स्ट को गुणा कर दो आपस में, तो 3 × 5 × 8, 3 × 5 15 × 8 120 आ गया। ये आ जाएगा इसका। लास्ट वालों को सबको गुणा करोगे तो लास्ट आपका डी है, वही आपसे पूछा है।
तो 4 गुणा 7 गुणा में 9, 4 गुणा 7 गुणा में 9, ये आपके पास आ जाएगा। 4 ये है, 3 इससे ले लो, 1 12 से कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 10, तो यहाँ 10:7 आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। 1 मिनट, कोई गड़बड़ किया क्या? 10:7 नहीं, 3 भी तो बचा हुआ, 10:21। ये भी सीख चुके हैं। और इसका यूज कहाँ होता था? जब सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज चलता है, उस केस में आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 104। 6,800 रुपए को ए, बी और सी में 1/2, 1/4, 1/16 में विभाजित किया गया। सबसे बड़े सबसे छोटे भाग का अंतर क्या करना है? सिंप्लीफाई करो। वैल्यूज 1/2, 1/4, 5/16 ले लोगे तो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन सोल्व करेंगे तो टाइम किल होगा। सबको किससे गुणा करें? तो नीचे 2, 4, 16 है, वो हटाना है, 16 से गुणा कर दिया। 1/2 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बना? 8। फिर देखना 1/4 को 16 से किया 4, 5/16 को 16 से किया 5। इसका मतलब सबका भाग, ए का भाग 8 होगा, बी का 4, सी का 5, 5 4 9 8 17, सबका मिलकर के भाग कितना बना? 17। अब आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़े भाग, सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, इन दोनों का अंतर कितना है? 4। अब देखो 17 को 68 बनाया, 4 से गुणा किया और आगे 3 लगे हैं 0, तो 4000 से गुणा किया। इस 4 को 4000 से गुणा करोगे तो आपको सीधे सीधे रिजल्ट दिख रहा है कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। एग्जाम में आप आदत ही डाल लो कि अनवांटेड नहीं लिखेंगे। यहां से 17,000 का मान लो आप, या जो भी 4,000 का गुणा कर रहे हो वो लिख भी देते तो क्या हो जाता? 16,000 लिख भी देते तो क्या हो जाता? तो सीधा सटीक तरीका है, बिना कोई दिमाग लगाए कम से कम लिख करके आपको एग्जाम में डील करना होता है। देखो 1250 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले, ए को ए बराबर बी का 2/9। तो ए रेशियो में बी आप क्या लिख सकते हो? सिखाया था सीधे सीधे 2/9। फिर क्या कहा? सी को ए का, सी बराबर ए का, तो सी अपोन में जब आप ए मेंटेन करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3/4 लिखा जा सकता है। ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं, तो ए तो मीडिएटर है, 4 गुणा में 2 8 आ गया। बी की वैल्यू बी को दूसरे मीडिएटर से, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 36, और सी को इस मीडिएटर से, ये कितना आ गया? 6। हर चीज सिखाई है। देखो अब कोई बच्चा पहली बार सीधे रिवीजन क्लास देख रहा है, वो सोचेगा इससे भैया टीचर कोई नहीं देखा मैंने जीवन में, ऐसा आएगा फीलिंग। अगर कोई नया बच्चा इस सीरीज को देख रहा होगा वो यही समझेगा कि इससे भैया टीचर मैंने जीवन में नहीं देखा, कि टीचर क्या खुद को ही पढ़ा रहा है। ठीक है। और जो बच्चे डे 1 से लगे हुए हैं, जिन्होंने 90 डेज कर लिए, वो ये सोच रहे होंगे यार इससे भला कोई टीचर ही नहीं देखा होगा। ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है, अगर आपने कंटिन्यूस एफर्ट डाले हैं, मैं हर उस मेहनत करने वाले बच्चे के साथ हूं जो एग्जाम को क्रैक करना चाहता है और मेहनत करने के लिए तैयार है। इसीलिए, वरना एक बात बताऊं, मुझे इतना जल्दी जल्दी बोल करके करवाने की क्या नीड थी? मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते थे, हर रोज 15-20 सवाल करते, चिल मार करके 50 मिनट का एक सेशन ले लेते, 12-13 सवाल होते, इधर उधर की खूब बातें करते, चल जाता। अब मैं बार बार स्पीड से क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो टाइम कम बचा हुआ है, प्लस 1 घंटे का एक अच्छा खासा जब तक आपका आउटपुट ही नहीं निकलेगा तो फिर आप रिवीजन क्यों करेंगे? आप सोच लेंगे यार खुद ही पढ़ लें। अब आपको लगना चाहिए कि यार ये टीचर 1 घंटे में 40 सवाल करवा देगा। अगर मैं खुद सेल्फ से करूंगा, उसी चैप्टर का रिवीजन करूंगा, तो हो सकता है 50 सवाल कर लूं, लेकिन 10 का ही तो डिफरेंस बचा हुआ है। ठीक है। तो इसलिए आपको करवाया जा रहा है, पेशेंस बना के रखें। देखो 36 और 6 42 60 जोड़ा कितना आ गया? टोटल पैसा 50। किसको बताता है भाई? 1250। 5 को 125 बनाना है तो 25 से गुणा किया है, और एक ऑलरेडी 0 लगा है। अब देखना ए बी सी का भाग 25 गुणा 8 200, 203 के अंदर है। 25 गुणा में 6 करोगे 150 आ जाएगा, और 25 गुणा 36 कितना आ जाएगा आपका? 900। कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है? ये वाला ऑप्शन आपका बी। ठीक है भाई। कैसे गुणा किया? देखो 25 को 9 गुणा 4 मान लो, 25 गुणा 4 100 हो गया, और 9 से किया तो 900 इसलिए आया। ऐसा मत सोचना सीधे सीधे उसको रट्टा मार रखा है। देखो एक व्यक्ति अपनी रुपए 12,900 की धनराशि को 5 पुत्र 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक भतीजे से 4 गुना प्राप्त करती है और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करता है। देखना इसने क्या कहा कि एक आपके पास क्या है? डॉटर, और एक आपके पास ये नेफ्यू, और
प्रत्येक पुत्री, उसकी जो डॉटर है वो नेफ्यू से 4 गुना, इसको 4 मिलेंगे, इसको 1 मिलेगा। फिर इसने क्या कहा कि प्रत्येक बेटा नेफ्यू से कितना 5 गुना धन, नेफ्यू को 1 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। ठीक है, ये तो जस्टिफाई है। नेफ्यू की वैल्यू 1 दिख रही है दोनों ही केस में, ये 4 है ये 5 है, इसका मतलब रेशियो निकालने की नीड नहीं है। लेकिन अब देखना है आपको कि ये लोग कितने कितने हैं, तो डॉटर, सन एंड नेफ्यू। ठीक है, पुत्र कितने उसके 5, एक बेटे को 5 रुपए मिले तो सारे के सारे जो बेटे हैं उनको कितने रुपए मिले 25। बेटियां कितनी हैं 4, एक को 4 रुपए मिले तो सारी की सारी बेटियों को 4 गुना 4 16 रुपए मिलेंगे। नेफ्यू 2 है, एक को 2 रुपए, एक को 1 रुपए मिले तो 2 हो जाएंगे सबके। ऐड कर दो भाई, 16 और 5 आपका 21, 6 5 1 मिनट 20 30 41 42 43, 43 किसको बता रहा है 1 2 9 0 0, किससे गुणा किया 3 और 0 0 से। अब क्या कह रहा है प्रत्येक पुत्री का हिस्सा, देखना जरा 300 से गुणा करोगे तो सबका हिस्सा आ गया, और ये बेटियां कितनी हैं आपके पास 4, 4 का डिवीजन कर दिया तो रिजल्ट कितना आ गया आपका 1200। ये तो सबका हिस्सा है ना, 16 गुणा 300 सारी की सारी बेटियों का हिस्सा, 4 का भाग दे दोगे एक बेटी का हिस्सा निकल के आ जाएगा। चलो भाई, सवाल नंबर आपका 107, क्वेश्चन नंबर 107। क्या कहा, ए की आय बी से 10% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है, ए बी और सी की आय का। सीधे सीधे बिना कोई दिमाग लगाए ए और बी की आय, ए की जो इनकम है बी से 10% अधिक है, बी की अगर 10 मानोगे तो ए की 11 हो जाएगी। बी की जो आय है वो सी की आय से 20% कम है, 20% 1/5, सी की 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 4। रेशियो बैलेंस कर दें, ए का कितना आ जाएगा 4, मीडिएटर का गुणा करोगे 40, फिर 10 गुणा 5 आपका 50, कितने से कट रहा है अभी 2 से ही कट रहा है, 2 से कटोगे तो 22 20 और 25, तो ऑप्शन आपका क्या मेंटेन हो गया डी, लिखा जा सकता है। चलो 108 की बात कर देते हैं, सवाल नंबर 108। क्या कहा, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, उनके खर्च का अनुपात 4:3 है, प्रत्येक की बचत। ये सवाल मैंने आपको सिखाए थे, क्या करोगे भाई, ए ले लिया आपने, बी ले लिया, इनकम लेनी है एक्स का यूज करके, रीजन समझाया था कि क्यों किया जाता है। एक्सपेंडिचर ले लिया आपने 4:3 के अंदर, और फिर इनकी जो सेविंग है, पहले ने भी कितने बचाए हैं 4000 और दूसरे ने भी कितने बचाए हैं 4000। एक ही आए, क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, 16x में से 15x चला गया x, फिर देखना 3 गुणा 4000, 4 गुणा 4000, 4000 यहाँ कॉमन आ जाता है, 4 - 3 अंतर ही तो लेना है, तो 1 बचा, 1 गुणा 4000, x की वैल्यू 4000। एक ही आय कितनी है 5x, 5 को 4 से गुणा करोगे 4000 से कितना आ जाएगा 20000, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको सिखाई थी। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखो, दो व्यक्तियों की मासिक आय क्या है 5 और 3 के अनुपात में, खर्च 9:5 में, क्रम से 1300 900। देखो इनकम पहले ही रखनी है, एग्जाम में क्या करो 5:3, एक्सपेंडिचर 9 में 5, इसकी सेविंग कितनी है 1300 रुपए और इसकी सेविंग कितनी है 900। अब ये वैल्यू ही आप निकाल सकते हैं, यही आपसे पूछी है सीधे सीधे रेशियो के थ्रू। 9 गुणा 3 27, 5 गुणा 5 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक तरीके से 2x। 13 गुणा 5 65, 9 गुणा 9 81, 65 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 80, एक और जोड़ दिया, तो इसका मतलब आपने कितना ऐड किया है 16 और 2 0। x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या दिख रही है, x की वैल्यू 800, 5 की वैल्यू चाहिए, 8 गुणा 5 40, तो 4000, और इसको करोगे 8 से तो 8 गुणा 3 सॉरी 800 गुणा 5 4000, 800 गुणा 3 2400, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो असल में इन सवालों को इस अप्रोच से हम लोग वहाँ डील करते थे। चलो फिर देखना एक और सवाल आपके सामने कि दो व्यक्तियों की इनकम 5:6 में है, 5:6, एक्सपेंडिचर 3:4, बचत इनकी क्या है भाई 800 रुपये 1800 रुपये और 1600 रुपये, इनकम निकालनी है। 18 और 20 2 आ जाएगा यहाँ से, 18 4 72, 16 3 48, 50 से 72 22 दूर है और 2 नीचे वाला, तो कितना आ जाएगा भाई 2400। एक की वैल्यू कितनी आ गई 1200, 12 गुणा 5 6000, 12 गुणा 6 1200 गुणा में 6 7200, कौन सा करेक्ट है ऑप्शन बी। तो एग्जाम में कुछ इस टाइप की आपको अप्रोच फॉलो करनी होती है जिससे कि आपका मामला आसान हो जाए। सवाल को जूम कर देता हूं थोड़ा सा।
देखना जरा सवाल नंबर 111 में आपसे इसने क्या कहा, ए बी और सी की पिछले साल की इनकम कितनी थी, 3:4:5। पिछले वर्ष और इस वर्ष उनकी व्यक्तिगत आय 4:5, 2:3, 3:4 के अनुपात में है। इसका मतलब क्या हुआ, ए के लिए इसने क्या कहा, पिछले साल और इस साल रेशियो क्या है, ये लास्ट ईयर है और ये इस बार वाला है, ठीक है। इनकम किस रेशियो में, 4:5। मतलब ए पहले साल पिछले साल 4 रुपए कमाता था, तो इस साल कितने कमा रहा है, 5 रुपए। कितने गुना हो गए भाई, 5/4। सिखाया था ना, 4 को 5 बनाना है तो क्या करो, 5 से गुना कर दो, 4 का भाग दे दो। ये इसमें काम की बात हुआ करती थी। इसके बाद इसको आप सोल्व कर सकते हो। क्या कहा, प्रेजेंट के अंदर उनकी इनकम का जो सम है वो 78,800 है, ए की वर्तमान व्यक्तिगत आय। देखो ए पहले कितने कमाता था, 3, बी कितने, 4 और सी कितने, 5। ए की कितनी बढ़ी, 4:5। 4 से 5 हुई 5/4। जो भी कमाता उसका 5/4 गुना हो गया। बी में क्या हुआ, 2 से 3 3/2 टाइम्स हो गया। सी की बात करें 3 से 4 मतलब 4/3 टाइम्स आपका हो गया। सोल्व करना है, ये इससे 2 से कट गया। अब गुणा करोगे तो किससे कर दें भाई, 4 और 3 को हटाना है, इसका मतलब 12 से गुणा कर दो। 12 से करोगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 12 से कटेगा 3 बार, 3 गुणा 3 9 5 45। 12 से करोगे 3 गुणा 2 6, 12 6 आपका 72 हो गया। फिर इसको 12 से करोगे तो यहाँ पर 4 बार कटेगा, 16 5 आपका 80। तीनों की कंबाइंड इनकम 8 7 15 और 4 19 और 197। किसको बता रहा है भाई, 7880000। किससे गुणा किया है, देखो 200 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं 800 आता है। क्या इसको 4 से कर सकते हैं, 4 गुणा 7 28, 19 4 76 2 78। इसका मतलब 4 से गुणा किया और 2 आपके 0। ए की वर्तमान आय 45 गुणा 4, 45 गुणा 2 गुणा 2 90 और फिर 180 और 2 लग गए आपके पास 0। तो ए की जो प्रेजेंट इनकम है वो कितनी है आपकी, 18,000 रुपए। ये अप्रोच हो गई। काम की बात क्या थी, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार 5/4 का, 3/2 का, 4/3 का, ये आपको बस ध्यान रखना है। ए बी और सी की इनकम का रेशियो क्या है, 3 7 और 4। उनके खर्च का अनुपात कितना है, 4 3 5। देखो ए है आपके पास, बी है और आपके पास सी है। इनकी इनकम का रेशियो कितना है, 3 7 और 4। फिर इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 4 3 और 5, ठीक है। और इसने क्या कहा, सी की बचत आपको बतानी है। ए 2400 रुपए में से क्या करता है, 300 रुपए बचा लेता है, ठीक है। ए 2400 रुपए कमाता है और उसमें से क्या करता है, 300 रुपए बचा लेता है। रेशियो अगर आप लेंगे तो क्या आएगा, 8:1। ए ने 8 रुपए कमाए और 1 रुपए की बचत कर ली, तो इसका मतलब ए का एक्सपेंडिचर कितना था, 7 रुपए, ठीक है। अब यहां पर आपको ये वाले रेशियो बैलेंस करने होते हैं। या तो आप ऐसा कर लो, इसको 3x 7x और 4x इस हिसाब से मान लो, और ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, 1 मिनट क्या गड़बड़ की हमने, थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई इसको। या तो हम लोग इसको क्या कर लें, सीधे सीधे 2400 के हिसाब से मान लें, या फिर कुछ ऐसा मामला कर दें जिससे कि एक्सपेंडिचर 7 मेंटेन हो जाए। तो क्या करना होता है भाई, ऐसे रेशियो में पहले तो इन दोनों को इक्वल करेंगे हम लोग। पहले तो ऐसा करो, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर को किससे गुणा करें, इसको 4 से कर दें, इसको 3 से कर दें, ठीक है। इक्वल इक्वल हो गया। और अब आपको क्या करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 8:7 मेंटेन करना है। तो इसको क्या करो, 8 से गुणा इसको 7 से। देखो भाई बात को समझना थोड़ा सा, ए के लिए क्या स्टोरी बन रही है, यहीं पर सारा का सारा खेल है। ए 2400 रुपए कमाता है, 300 की बचत कर देता है। यहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर का अपने पास रेशियो है। 2400 का 300 के साथ रेशियो लिया, 8:1 है। 8 रुपए कमाए, 1 की बचत, खर्चा कितने का, 7 का। तो ए के लिए इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 8:7। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखना क्या हुआ, यहां पर अनुपात 3 है इनकम का और ये 4 है। अब 8:7 में मेंटेन करना, तो क्या करें, ऊपर वाले को 4 से करोगे ये 12 बनेगा, नीचे वाले को 3 से करोगे 12। 12:12। ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया, 1:1। मेंटेन क्या करना है, 8:7। अब ऊपर वाले को 8 से करोगे तो 12 गुणा 8 और नीचे वाले को 7 से करोगे 12 गुणा 7।
रेशियो लोगे तो 12 से 12 कट जाएगा, 8:7। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का एक आपका सवाल होता है। ये आपने बैलेंस कर दिया। अब यहां पर देखना सी की बचत बतानी है। अब मुद्दे की बात देखो, सी ने कितने कमाए, 4 गुणा 4 गुणा 8 और 4 गुणा 4 16 गुणा में 8 गुणा 4 32 64 128। सी की जो इनकम है वो कितनी 128, 8 गुणा 4 32, 32 को 2 गुणा 2 से करोगे। और सी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, यहां से 7 गुणा 3 21 गुणा 5 105। सी की जो सेविंग है यहां से वो कितनी निकल के आएगी अपने पास 23 आ गई। लेकिन इसको पैसे के हिसाब से भी तो बताना है, तो देखना जरा। ए के लिए इसने क्या कहा, 2400 रुपए उसने कमाए हैं। ए ने कमाए कितने, 3 गुणा 4 गुणा 8, 3 गुणा में 4 गुणा में 8 किसको बताता है, 2400 को। एक की वैल्यू निकालोगे अपोन में क्या आ जाएगा, 2400 के अपोन में ये वैल्यू। आपको चाहिए किसकी, 23 की वैल्यू। 8 गुणा 3 24 से 24 कट गया और यहां पर भाग दोगे 100 में 25 बार। 25 गुणा 3 75, 5 50 और 575, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, इन्हीं सवालों को सोल्व करने की एक अप्रोच और बताई थी। ये कैलकुलेटिव नेचर का सवाल होता है, आप बहुत ज्यादा इसको इजी कर भी नहीं सकते। आप एक्स वगैरह मानेंगे तो भी मामला आपका उलझेगा। कोई पर्टिकुलर एक्स वैल्यू निकाल लोगे, जैसे ये काम तो आसान था, अगर आप एक ट्राई और करते तो इसमें कोई समस्या नहीं थी। अगर हम लोग एक तरीका और भी फॉलो करें, देखो कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर ये ऊपर से चला जाएगा, तो ऐसा कर दो। ए ने क्या किया, 2400 रुपए कमाए, 3 की वैल्यू 2400, किससे किया 800 से, तो 4 की वैल्यू 800 से करोगे तो सी ने कितने रुपए कमा लिए, 3200। हो गई बात। ए ने बचाए 300, खर्च कितने किए 2100। अब देखना 4 किसको बताता है, ये खर्चे को ए का, जो कि किसके बराबर है 2100 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, अपोन में 4। 1 की वैल्यू निकाल ली एक्सपेंडिचर में, आपको किसकी चाहिए 5 की। सोल्व कर दो। यहां से आप क्या करो, 21 गुणा में 5 105 और डबल 0, 4 का कर दिया डिवीजन। 4 2 आपके पास 8, 2 बचा 25 में 6 4 24 और फिर 1 बचा 10 में 2 बार 5 बार, कितना आ गया भाई 2625। तो इसका मतलब सी ने क्या किया है, 2625 रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया, 3200 कमाए। सेविंग कितनी होगी, 5 3 100 में से 25 चला गया 75, 6 और 1 7 हो गया 5 12। तो एक तरीका आपका ये भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। दोनों के अंदर दोनों एक्सप्लेन किए थे। ये सवाल आपका यहां पर कैलकुलेटिव नेचर का होता है रेशियो के अंदर। चलिए भाई सवाल नंबर 113 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर आपका 113। ए बी और सी का कुल वेतन 6060 है। यदि वे अपने वेतन का 80 85 70% खर्च कर दें तो उनकी बचत का अनुपात 5:6। देखो सेविंग का रेशियो, देखो ऐसा कर लो, ए ने ए रुपए कमाए, बी ने बी रुपए कमाए और सी ने सी रुपए कमाए। ए की बचत कितनी है, जितना कमाया उसका 20%। बी की बचत कितनी है, जितना कमाया उसका 15%, क्योंकि खर्चा तो दे ही रखा है। सी की बचत कितनी है, जितना कमाया उसका 25%। ये क्या है, सेविंग। अब सेविंग का रेशियो कितना दिया, 5 6 और 9। तो ये सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं, ए बी और सी की इनकम ए बी सी मान ली, सेविंग इनकी परसेंटेज में हमने निकाल ली, एक्सपेंडिचर लिया और उनका रेशियो नीचे लिख दिया। अब देखो परसेंटेज वाला मामला तो हट जाएगा और 5 से भी कट रहा है, ये 4 बार, ये 3 बार और ये आपका 5 बार। 3 से इसको काटोगे 2 बार। अब देखो 5 और 4 20 को हटाना है, तो 20 का पूरे में क्या कर दो आप भाई, यहां से डिवीजन। 20 का डिवीजन करोगे, 5 बार कटा, ए अपोन में 25 मेंटेन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशियो में कन्वर्ट करना, 20 का भाग दिया, नीचे कितना आ गया 40। सी की बात करें, 5 बार कट जाए, 5 से काटोगे 20 को 4 बार, 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपका 36। देखना सबको ऐड कर दिया, सबकी इनकम आपको 6060 दे दी। 40 30 70 70 और 20 90 6 5 11 101 आ गया, किसके बराबर है 6060। किससे गुणा किया भाई, 60 से। क्या पूछा, ए का वेतन 25 गुणा 6 आपका 150 और 1 लग गया आपके पास 0। तो कितनी इनकम हो गई एक की, 1500 रुपए। इनका नेचर तो सेम है, इसमें कोई तनाव लेने वाली बात ही नहीं होती है, सीधे सीधे आप इनको डील कर सकते हैं। अगले सवाल को देखना, ए बी सी की इनकम कितनी है, 7 9 और 12। एक्सपेंडिचर उनका कितना है, 8 9 और 15। देखो ए
बी और सी। इनकम कितनी है भाई 7, 9 एंड 12। एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें तो कितना है 8, 9 और 15। ठीक है, क्या कहा ए अपनी इनकम का 1/4 पार्ट बचा लेता है। ए ने जितना भी कमाया, ए की इनकम कितनी अगर 4 रुपए तो सेविंग कितनी होगी 1, और एक्सपेंडिचर इसका कितना हो जाएगा 3 रुपए। लिख सकते हो ए बी और सी की बचत। आपके पास इनकम है, एक्सपेंडिचर है, बस ए के लिए आप इस बात को जस्टिफाई कर दो 4:3। क्या सिखाया था पहले तो इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करो। ए के लिए बात जस्टिफाई करनी है। 7 और 8 है, ऊपर 8 का गुणा नीचे 7 का गुणा। ए ने 56 रुपए कमाए, 56 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इनकम 4 रखनी, एक्सपेंडिचर 3, तो इसको 4 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया। तो ए ने 56 गुणा 4 कमाए, 56 गुणा 3 खर्च कर दिए, 56 से 56 कट गया, 4:3 बैलेंस। अब आपको क्या निकालनी है यहाँ पर सेविंग। अब देखना थोड़ा सा दिमाग लगा के, 8 गुणा 4 सॉरी क्या आ जाएगा देखो 8 गुणा 7 56 गुणा 4, 8 गुणा 7 56 गुणा 3, 56 गुणा 4 में 56 गुणा 3 करोगे तो ए की जो सेविंग है वो कितनी आ जाएगी 56। वैसे देखा जाए तो एक ही ऑप्शन जस्टिफाई हो रहा है, या तो यहाँ पर 56 आएगा या 56 का मल्टीपल, जैसे 2 से कट गया 28 आ गया, 4 से कट जाएगा 14 आ गया, ऐसे 8 से कट गया 7 आ गया, 7 से कट गया 8 आ गया। ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे चेक करना चाहते हो तो देखना 9 गुणा में 32, 9 गुणा में 27, लेस करोगे 9 कॉमन आ जाएगा, 32 में से 21 लेस कर दिया, 32 में से 21 लेस कर दिया 11, और 11 गुणा में 9 कितना आ गया 99, लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगले वाले पार्ट को आप यहां से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अवेयर भी रहना होता है कि किस हिसाब से इनको डील करें जिससे मामला आसान हो जाता है। चलिए भैया अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहा एक रेल की फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के किराए का रेशियो 4:1 है, यात्रियों का अनुपात 1:4 है, एक दिन का कुल किराया 1100 रुपये प्राप्त है, तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त किराया। फर्स्ट क्लास में 4 रुपए लगेंगे, सेकंड में 1 रुपये लगेगा। फर्स्ट क्लास में 1 पैसेंजर जा रहा है, सेकंड क्लास में 40 जा रहे हैं। किराया कैसे आएगा, नंबर ऑफ पैसेंजर इनटू उस क्लास का किराया, तो 4 गुणा में 1 कितने रुपए हो गए, ऊपर 4 रुपए लिए, नीचे 1 पैसेंजर, तो 4 गुणा 1 4 रुपए आए कहां से फर्स्ट क्लास से। 1 रुपया किराया, 40 पैसेंजर, 1 गुणा में 40, 40 रुपए कहां से आए आपके सेकंड क्लास से। कुल मिलाकर के 44 रुपए मिले, जो कि किसको बता रहा है 1100 को। ठीक है भाई, चलो अब क्या कह रहा है फर्स्ट क्लास से प्राप्त किराया, फर्स्ट क्लास से कितने 4 रुपए, 44 इसको बता रहा है, 1 की वैल्यू निकालनी है 44 का भाग और फिर 4 की निकालनी। ये किससे कटा 11 बार, 11 से 11 को काट दोगे कितने आ जाएंगे यहाँ पर 100 रुपए, लिखा जा सकता है। चलिए भाई आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। हमने कुल मिलाकर आज के सेशन में 35 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आप हर रोज कमेंट करके जरूर बता दिया करें, क्योंकि स्पीड क्या है कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रही है। ठीक है, और उन बच्चों से स्पेशली निवेदन है जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और 90 डेज जिन्होंने ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब नया बच्चा है देखो उसके लिए तो क्या करें, 90 दिन की सीरीज भी चला के देख ली हमने, मॉक टेस्ट चलेंगे, मॉक टेस्ट स्पीड से नहीं चल पाते हैं। रीज़न क्या होता है उसमें नए टाइप के सवाल उठाए जाएंगे बीच बीच में काफ़ी सारे, कि 50% मामला वैसा है, 50% का डेटा थोड़ा कैलकुलेटिव कर दिया, तो कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए हमेशा जब भी आप पढ़ते हैं। रिवीजन में क्या है, सवाल तो वैसे ही हैं जो आपने पहले किए थे, लेकिन यहाँ क्या आपको मैं अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूँ कि स्पीड से भी आप इनको डील कर सकते हैं। और यही सवाल अगर आपको बिना बोले करने होते, मेरे हिसाब से 35 सवाल आप 10-15 मिनट के अंदर चाहे तो निपटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो मॉक टेस्ट के अंदर काफ़ी सारा और इम्प्रूवमेंट होगा, चीज़ों का लेवल हम लोग और बढ़ाएंगे, वहाँ इतनी स्पीड नहीं होगी। अब यहाँ पर मुझे कई बार खुद को झिझक रहती है कि अगर और ज़्यादा मामला फास्ट हो गया तो कहीं ऐसा नहीं है बच्चे छोड़ के ही भाग जाएं कि सर ये क्या करवाने लगे, खुद को तो नहीं पढ़ा रहे हो। तो जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट आपकी इतनी जिम्मेदारी तो है, शेयर करें ना करें आपकी मर्जी, PDF को शेयर करें ना करें आपकी मर्जी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन सेशन के एंड में एटलीस्ट अपने सजेशन जरूर रखा करें। ठीक लगता है, सही चल रहा है काम तो भी कमेंट करें, किसी टाइप का कोई आपको इश्यू लग रहा है तो भी बिल्कुल आप कमेंट करें, जिससे क्या तुरंत के तुरंत अगले सेशन में उसका सुधार कर दिया जाए। चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।